Now the next kingdom is Protista, and this is very interesting kingdom. इस kingdom में सिंगल सेल यूकैरियोट्स पाए जाते हैं. दूसरी चीज़ कि द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. इसके पीछे रीज़न ये है बिकॉज मतलब डिफरेंट बायोलॉजिस्ट डिफरेंट बात कर रहे थे और ये नहीं बता पा रहे थे दैट व्हाट इट इज़. इसमें एनिमल की भी कैरेक्टर्स हैं इसमें और प्लांट्स के भी कैरेक्टर्स हैं. ओके, तो दे कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. ये जो किंगडम है पर्टिकुलर, इसमें एनिमल्स और प्लांट दोनों टाइप ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. ठीक है, जिनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. जैसे मैंने पहले बताया था ना कि ऐसे कुछ किंगडम आते हैं जो ना प्लांट में आ रहे हैं ना एनिमल्स किंगडम में आ रहे हैं, वो बीच के हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया है. ओके, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के वो एक्वेटिक होते हैं. और हम like we also can say that this kingdom particularly form the link with the other dealing kingdoms such as plant, animals and fungi. मतलब ये जो kingdom है particular, इसके links होते हैं animal kingdom के साथ भी, plant kingdom के साथ भी और fungi के साथ भी. मतलब इसमें तीनों type के character के organism पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको बोला गया है कि ये उनसे link up होते हैं. ठीक है, as we know that eukaryote हैं ये, तो they have a well defined nucleus. Okay, and other bound membrane bound organelles also they have. Flagella and cilia. Flagella और cilia दो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मूवमेंट के लिए बहुत हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो इनमें भी पाए जाते हैं. मतलब दोनों टाइप के पाए जाते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में नहीं. लेकिन ये किंगडम प्रोटिस्टा को कई सारे कैटेगरीज में बांटा गया है क्योंकि डिफरेंट टाइप के प्रोटिस्टेंट्स पाए जाते हैं. ठीक है, सो दिस किंगडम इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज. ओके, तो 5 कैटेगरीज में बांटा गया. 5 टाइप्स के प्रोटेस्टेंट्स होते हैं ऐसा बोला गया. ठीक है, अब उसमें सबसे पहला है, मैं आपको पहले नेम बता देती हूँ दैट यू कांट गेट कन्फ्यूज्ड. ओके, तो फर्स्ट इज़ क्राइसोफाइट्स, सेकंड इज़ डायनोफ्लेजलेट्स. क्राइसोफाइट्स का मतलब होता है प्लांट, मतलब ये कुछ प्लांट से रिलेटेड है. ओके, फ्लैजिलेट्स का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी बताया था फ्लैजिला, दैट मीन्स इनके पास फ्लैजिलेट्स हैं. डाइनो मीन्स 2, है ना, तो नेम से आप समझ सकते हैं कि क्या ये बोलना चाह रहा है. उसके बाद यूग्लेनॉइड इनका थर्ड टाइप का प्रोटिस्टन है. स्लाइम मोल्ड्स 4th टाइप का है और प्रोटोजोन्स 5th टाइप का है. जोन्स क्या होते हैं? एनिमल्स. ओके, दैट मीन्स हम यहाँ पे एनिमल के बारे में पढ़ेंगे. कुछ कैरेक्टर्स इनके एनिमल से भी मिलते हैं, उनके जैसा है. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम क्राइसोफाइट्स के बारे में बात करेंगे. तो क्राइसोफाइट के बारे में जब आप पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्राइसोफाइट्स का जो सबसे फेमस मेंबर कह सकते हैं. ओके, तो 2 हैं जिनके नेम है डायटम. फर्स्ट इज़ डायटम एंड द सेकेंड इज़ गोल्डन एल्गे, जिसको हम डेजमाइड्स भी कहते हैं. तो ये नॉर्मली और ये ग्रुप है, पहले मैं बता दूं, ये जो क्राइसोफाइट ना, ये ग्रुप है ना पर्टिकुलर ये किंगडम प्रोटिस्टा का, तो इसमें इस पर्टिकुलर ग्रुप में कई सारे मेंबर्स होंगे इसके, है ना. उसमें जो फेमस वन होता है उसी के बारे में तो हम पढ़ते हैं ना. सो डायटम और गोल्डन एल्गे के बारे में पढ़ेंगे. गोल्डन एल्गे के भी बारे में नहीं पढ़ेंगे लेकिन डायटम के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो ये फ्रेश वाटर में दोनों पाए जाते हैं. नॉर्मली सारे क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, एज वेल एज मरीन एनवायरनमेंट्स में भी पाए जाते हैं. ओके, और दे आर यूनिसेलुलर, दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक हैं. ओके, दिखाई तो देंगे नहीं. और ये इतने पैसिवली वाटर करेंट्स में फ़्लो करते हैं, इतने पैसिवली कि आप समझ ही ना पाओ. ओके, ज़्यादातर जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं. दे मेक देयर फूड बाय देयर ओन. ओके, मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, क्योंकि जैसे मैंने बताया था फाइट्स आ रहा है, प्लांट है, तो कुछ तो बिहेवियर मिलेगा ना प्लांट की तरह, तो ये अपना खाना खुद बना रहे हैं. अब यहाँ पे एक स्पेशल फीचर होता है डायटम का. मतलब डायटम का स्ट्रक्चर जो होता है एक सोप बॉक्स की तरह होता है, कि मतलब 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, जैसे कि सोप बॉक्स में होता है ना, वैसे डायटम का फीचर होता है. मतलब वो देखने में ऐसा दिखता है. ओके, नाउ
नाउ जो डायटम का वो जो नहीं होता है, वॉल होता है ना, तो उस वॉल में सिलिका एम्बेडेड होती है, उनके वॉल के अंदर सिलिका एम्बेडेड होती है, और ये वॉल तोड़ी नहीं, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, बहुत ही रिजिड होती है, ओके, जो कि बहुत इजीली टूट नहीं सकती। तो डाई एटम क्या करता है, ये जितने भी सेल वॉल जो डिपॉजिट होता है, ठीक है, जो सेल वॉल होता है वो क्या करता है, अपने पीछे छोड़ता जाता है, ओके, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल, जैसे जैसे वो आगे चलता जाता है वो सेल वॉल अपना पीछे छोड़ता जाता है, ठीक है। तो उसकी जहाँ पे वो रहता है उसकी हैबिटेट में क्या कहते हैं, वो सेल वॉल लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और ये इसको हम एक्यूमुलेशन कहेंगे, क्योंकि कोई चीज़ इकट्ठा होती जा रही है ना, तो कई बिलियंस ऑफ ईयर तक जब इकट्ठा होती जाती है तो इसको हम डायटमेशियस अर्थ कहने लगते हैं, ओके। भाई ये है क्या पर्टिकुलर, डाई एटम का सेली वॉल तो है ना, लेकिन कई सालों तक जब डिपॉजिटेड होता रहेगा तो ये बन कुछ और जाएगा, ये कोई मास बन जाएगा। ये मास का नेम क्या है, डायटमेशियस अर्थ। तो ये कुछ ग्रेटी टाइप का इसका टेक्सचर होता है, ठीक है, ओके। ये जो सॉइल होती है जिसको हम डायटमेशियस अर्थ कह रहे हैं, तो ये कुछ ग्रेटी टाइप का इसका टेक्सचर होता है। सो दिस ऑल्सो वी यूज़ फॉर आवर वेलफेयर, दैट वी यूज़ दिस because it is a gritty soil, so we use it for the polishing, filtration of oil, syrups, so these things for these things we use this diatomaceous earth। तो डायटमेशियस जो होते हैं इनको चीफ प्रोड्यूसर्स बोला गया है ओशियंस का, ओके, ओशियंस में दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स। अब हम डायनोफ्लेजलेट्स की बात करें तो मोस्टली डायनोफ्लेजलेट्स मरीन तो होते ही हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, और ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड। और किस पे डिपेंड करता है इनके कलर्स, जो मैं बता रही हूँ, ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेन पिगमेंट इनके सेल्स में प्रेजेंट है, तो ये कलर चेंज करते हैं। इसकी वजह से पिगमेंट ही इनका मेन फीचर है, जिसकी वजह से इनका कलर चेंज होता है। चेंज नहीं होता है मतलब अलग अलग टाइप के हैं तो वो अलग अलग अपना अलग अलग पिगमेंट कंटेन करेंगे ना, तो इसलिए हमें वैरायटीज़ देखने को मिलती कलर्स की इन डायनोफ्लेजलेट्स में, ठीक है। अब जैसे डाइनो बोल रहे हैं तो मतलब 2 फ्लैजिलास आर प्रेजेंट, लेकिन कैसे प्रेजेंट है, एक कैसा प्रेजेंट है, जैसे 2 फ्लैजिलास हैं, हो सकता है सर पे प्रेजेंट हो, हैंड्स के साइड प्रेजेंट हो, और कैसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कैसे प्रेजेंट है। तो एक फ्लैजिला है जो कि लॉन्गिट्यूडनली लाई कर रहा है, दूसरा है ट्रांसवर्सली लाई कर रहा है फ्यू रोज में, ओके, बिटवीन दी वॉल प्लेट्स, उनके बीच में ये ट्रांसवर्सली क्या कहते हैं प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक रेड कलर का डायनोफ्लेजलेट होता है, फ्लैजिलेट होता है, विच इज़ वेरी फेमस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। पहली चीज़ तो रेड कलर के डायनोफ्लेजलेट्स, आप नेम मैं बता देती हूँ, विच इज़ गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स एक रेड डायनोफ्लेजलेट्स हैं जो कि बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ये क्या करते हैं, सी को रेड बना देते हैं, ओके, बाय मल्टीप्लाइंग, ओके। जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो सी जो है वो रेड हो जाएगा। तो जब वो रेड हो जाता है तो उसको हम रेड टाइड कहते हैं, रेड टाइड्स, ओके। नाउ टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में किल इवन, सो they also release toxins from them, and in such a large amount these toxins can kill other marine animals such as fishes also. So it is very, this red dinoflagellate is very much toxic and fatal to other organisms also of the sea. Now let's we talk about euglenoids. अब जैसे हमने 2 ग्रुप्स पढ़े, क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लेजिलेट्स, ये उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग है क्योंकि ये दोनों टाइप का बिहेवियर शो करता है। अगर इनको सनलाइट मिली तो दे विल बिकम फोटोसिंथेटिक, अगर इनको सनलाइट नहीं मिली तो दे विल बिकम हेट्रोट्रॉफिक, ओके। हालांकि लाइक यूग्लेनोइड्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ये फ्रेश वाटर में के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट दे आर फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट वाटर जो पानी कहीं बह नहीं रहा है, रुका हुआ पानी है ना, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, लेकिन होते ही फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म।
दे ओनली डू नॉट हैव सेल वॉल, मतलब इनमें सिर्फ सेल वॉल ही नहीं होता है, बट दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर जिसको हम पेलिकल कहते हैं, जो कि इनकी बॉडी को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना देता है। ठीक है, मतलब ये एक कवर से, मतलब एक रिच लेयर से कवर्ड है, जिस प्रोटीन रिच लेयर को हम पेलिकल कहते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। ठीक है, सेल वॉल तो प्रेजेंट है ही है, लेकिन एक ये एक्स्ट्रा लेयर है। ओके, सो यूग्लेनॉइड्स, भाई इनके नाम से तो हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या है, लेकिन एक और कैरेक्टर होता है कि दैट दे हैव 2 फ्लैजिलाज, इनमें भी 2 फ्लैजिलाज होते हैं, लेकिन in them in a different way these flagellas are present. That means one is a shorter one and the another one is a longer one. Okay, so it's very interesting to know about it that the pigments which are present on euglenoids, ओके, यूग्लिनॉइड में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, मीन्स दोज पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वही पिगमेंट्स सेम इन यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक एग्जाम्पल जो है यूग्लिनॉइड का वो है यूग्लिना। ओके, एक नेम दे दिया गया है कि यूग्लिनॉइड का एक मेंबर का नेम दे दिया गया है जिसको यूग्लिना बोला गया, जो कि मेन मेंबर है। ठीक है, नाउ दी I'm going to talk about slime molds. Now in slime molds are saprophytic protist, means सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि ये जो है एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर्स फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। जिस डेड सबस्ट्रेट होते हैं ना, उनसे ये ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये जो डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स होते हैं उनके साथ इनकी बॉडी मूव करती रहती है और उनसे ऑर्गेनिक मैटर एज आई हैव सेड ले लेते हैं। और जब सुइटेबल कंडीशन होती है जिसमें कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, मतलब ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं जब ये मतलब सुइटेबल कंडीशन में, जैसे कि इनके लिए सुइटेबल है कि ये इजीली कुछ भी कर सकते हैं उस कंडीशन में, तो ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिस एग्रीगेशन का नेम है प्लाज्मोडियम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम ये एग्रीगेशन का नेम है जो कि ग्रो करता है एंड स्प्रेड कर सकता है और ओवर सेवरल फीट्स तक, बहुत ही दूर तक ये स्प्रेड ईजिली कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो, जो कि इनके लिए फेवरेबल ना हो, तब क्या होगा, तब ये जो एग्रीगेशन है जिसका नेम है प्लाज्मोडियम, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा और फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाएगा जिसके ऊपर स्पोर्स होते हैं। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा वो जो पिंक कलर के हेयर्स बाहर बेचते हैं लोग, तो आपने देखा नहीं हुआ, एक स्टिक होती है उसके ऊपर हेयर्स लगे होते हैं, वैसे ही वो जो स्टिक है वो क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडी होती है। ओके, वो स्टिक फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसके ऊपर स्पोर लगा होता है, वो जो हेयर्स हैं वो स्पोर्स हैं एट द टिप। ओके, सो ऐसे आप समझ सकते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो प्लाज्मोडियम ऐसा स्ट्रक्चर शो करता है। और जब फेवरेबल स्ट्रक्चर होगा तो ये ग्रो भी कर सकता है, हाँ, और स्प्रेड भी कर सकता है सेवरल फीट्स तक। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो एक नया स्ट्रक्चर ये ले लेता है। ओके, नाउ स्पोर्स जो होते हैं वो ट्रू वॉल्स शो करते हैं, इनके स्पोर्स जो स्पोर्स ऊपर लगे हैं ना वो, और ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और कई सालों तक मतलब सर्वाइव कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर्स और तो एडवर्स कंडीशन में, बहुत ही मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये आराम से ग्रो कर सकते हैं। और इनके जो स्पोर्स होते हैं जो कि ऊपर लगे होते हैं, अब ये मतलब फैलेंगे कैसे, जैसे फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम जो है वो कितने सेवरल फीट तक वो क्या कहते हैं स्प्रेड हो रहा था, लेकिन अब ये स्प्रेड कैसे होगा, तो ये एयर करेंट्स के थ्रू स्प्रेड होगा। ठीक है, मतलब हो वही रहा है लेकिन कंडीशंस बदल गई तो कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। ओके, बस ये हमने पढ़ा इसमें। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोटोजोन्स। जोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था एनिमल्स होते हैं। नाउ दिस ग्रुप इज़ वेरी स्पेशल, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। ओके, फर्स्ट थिंग इज दे ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, दे मतलब वो क्या करते हैं, एज अ पैरासाइट दे लिव देयर लाइफ, that they live on another organism for their survival।
और जैसे कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं एनिमल्स की तरह कुछ कुछ लग रहे हैं, तो इनको माना जाता है दैट दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इनको प्रिमिटिव रिलेटिव माना जाता है एनिमल्स का, दैट दे हैव सम कैरेक्टर्स लाइक एनिमल्स, सो दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स। ओके, now these protozoans are very complex to understand, but there are more groups which comes under the protozoans। तो प्रोटोजोन्स को भी कई टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स ऑल्सो। द फर्स्ट इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सेकेंड इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, third is ciliated protozoans, and the fourth is sporozoans। Okay, now we are going to talk about the amoeboid protozoans। These organisms live in fresh water, sea water and moist soil। so मतलब जहाँ पे भी moist चीज़ें या ऐसा कुछ water टाइप की थिंग्स होंगी तो वहाँ पे amoeboid protozoans are always there, and they move and capture the food। as we know the nature of amoeba, वही सेम चीज़ है, बट इट्स एंड प्रोटोजोन्स बोला गया है। तो जैसे कि अमीबा अपने प्रे को कैसे वो कैप्चर करता है, ओके, बाय पुटिंग आउट द स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर। ओके, स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर करके नहीं अपने फूड को अंदर ले लेता है, उसके बाद वेस्ट वैसे ही स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर करके बाहर कर देता है, जैसे कि अमीबा में होता है, सेम वही चीज़ होती है। ओके, अब जैसे हमने क्राइसोफाइट्स में पढ़ा था कि सिलिका डायटम के सेल वॉल में एम्बेडेड होता है, वैसे ही यहाँ पे है कि भाई ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं मरीन हैं, तो इनके ये सिलिका शेल होता है उनके सरफेस पे। ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं इनके पास सिलिका शेल होता है उनके सरफेस पे, ठीक है। Now I'm going to tell you the particular name of the amoeboid protozoans। एक कुछ कॉमन नेम नहीं होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो कि ज़्यादा आते हैं आगे। तो एक है एंटामीबा विच इज़ अ पैरासाइट, ठीक है। असल में पैरासाइट तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते ही हैं, लेकिन ये दिस इज़ द फेमस वन। ओके, नाउ द फ्लैजिलेटेड protozoans, this is the flagellated protozoan is the member of this particular group, I could say। okay, is either a free living, ये free living भी हो सकते हैं और parasitic भी हो सकते हैं। not it is not clear that they are not मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि ये फ्री लिविंग नहीं है या सिर्फ पैरासिटिक ही है, ऐसा नहीं है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। और इनमें जैसे कि इनका नेम बता रहा है दैट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स दे आर, सो दे हैव फ्लैजिला, दिस इज़ द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। एंड द फेरेट जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं, दोज हु आर पैरासिटिक, जो कि पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं, दे फॉर्म कॉज डिजीज़। ओके, तो वो कुछ ना कुछ डिजीज़ तो कॉज करेंगे इफ़ दे आर लिविंग ऑन another organism, so they will cause disease ना। so such मतलब जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं जो कि पैरासाइट होते हैं, वो किस टाइप की डिजीज़ कॉज करते हैं। द नेम ऑफ दैट डिजीज़ इज स्लीपिंग सिकनेस। ओके, तो इफ़ एनीबडी आस्क यू दैट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स विच कॉज दिस पर्टिकुलर डिजीज़ विच इज स्लीपिंग सिकनेस, so the name of that flagellated protozoan is trypanosoma। okay, you have to remember this। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? दे आर एक्वेटिक फर्स्टली, और सीलिया नेम मतलब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स नेम से पता चल रहा है दैट दे हैव अ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया ऑन देयर बॉडी। तो एंड इवन इनकी बॉडी पे मतलब इनके पास कैविटी होती है जिसको हम गलट कहते हैं, गलट भी कह सकते हैं, जो कि इनकी बॉडी सरफेस के बाहर ओपन होती है ना। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट जो मूवमेंट होती है सीलिया की। ओके, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लैडन, जिसकी जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट अगर सीलिया कर रहा है तो वो वाटर लैडन कॉज करेगा फूड के साथ। मतलब अगर कोई फूड आएगा ना उसमें बहुत ही कोऑपरेशन होता है सीलिया का। ओके, टू बी स्टीड इनटू द गलेट। एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम जो होता है लाइक वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ओवर हियर, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का पैरामीशियम होता है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, हमने पहले प्लाज्मोडियम पढ़ा है, ये दूसरा है पैरामीशियम। ओके, नाउ व्हाट इज स्पोरोजोन्स? स्पोरोजोन्स जो है इसमें कई अलग अलग टाइप के डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करते हैं दैट हैव इन्फेक्टियस स्पोर्स लाइक स्टेज। मतलब
इन्फेक्टियस भी होते हैं। उनकी जो स्टेज होती है वो बहुत ही इन्फेक्टियस होती है उनकी लाइफ साइकिल में, जो कि अकर करती है, वो इन्फेक्टियस भी होती है बहुत ही इन अ बैड मैनर आई कुड से। एक नेम है विच इज़ प्लाज्मोडियम, विच इज़ वेरी नटोरियस, मोस्ट नटोरियस वन इज़ प्लाज्मोडियम, विच इज़ अ मलेरियल पैरासाइट, जो कि मलेरिया कॉज करता है। ओके, ये एक स्पोर है। ओके, which is very notorious. Okay, now a disease which has staggering effect on human population, this is the main disease. Now the second kingdom is fungi, which is very simple also to understand. Now the fungi constituted a unique kingdom of heterotrophic organisms. Okay, now great diversity in morphology and habitat is seen in this particular kingdom. नाउ अब हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं विच अकर इन आर डेली लाइफ की। जब आपके ब्रेड में मोल्ड्स लग जाते हैं जिसको आप फंगस कहते हैं, और आपका ऑरेंज का तो आपने देखा होगा रॉट हो जाता है, सड़ जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ फंजाई। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप तो जानते होंगे। और जो मशरूम दैट वी ईट, ओके, विच इज़ अ कॉमन मशरूम एंड टोड स्टूल, ये भी फंजाई है। ओके, नाउ वाइट स्पॉट इफ़ वी सी ऑन मशरूम, ओके, सॉरी, नॉट ऑन अ मशरूम, एंड मस्टर्ड लीव्स। ओके, जब आपने मस्टर्ड लीव्स देखे होंगे गांव में या कहीं भी, तो उसके ऊपर वाइट स्पॉट्स होते हैं उसकी लीफ के ऊपर। तो वो किसकी वजह से होते हैं? दैट इज़ पैरासिटिक फंगस। वो फंगस ही होते हैं, उनको आप ये मत सोचिएगा हाँ कि वो पॉलेंस हैं, वो फंगस होते हैं क्योंकि वो वाइट कलर के होते हैं। देयर आर सम फेमस यूनिसेलर फंजाई सच एज यीस्ट को ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किया गया है। वेलफेयर के लिए नहीं, मतलब ह्यूमन के, जैसे कि ये ईस्ट को यूज़ किया गया है, जैसे कि ब्रेड और बियर्स के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया। और अदर फंजाइज कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स दो। देखिए, वी हैव टॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ यीस्ट एक ऐसा पर्टिकुलर है जो कि ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज़ होता है। कुछ ऐसे फंजाई भी हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, सच एज प्यूसिनिया इज अ फंजाई विच कॉज वीट रस्ट। ओके, वीट रस्ट कॉज करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देयर आर सम fungi is also the name of that fungi is penicillium, which is the source of antibiotic also. तो penicillium, जैसे कि हमने देखा कि इससे एंटीबायोटिक बनती है। प्यूसिनिया विच कॉज वीट रस्ट। ओके, यीस्ट जो कि ब्रेड और बियर के लिए बनती है। ओके, तो द मेन पॉइंट इज़ दैट फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। इनको कॉस्मोपॉलिटन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एयर में भी पाया जाता है, वाटर में भी, सॉइल में भी, एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट ऑल्सो। ओके, और एज वी नो विच इज़ वेरी नेचुरल थिंग कि फंजाइज जो है भाई किसी भी चीज़ को रॉट कर रही हैं, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट, दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ प्रेजेंट इन अ वार्म प्लेस। ओके, कुछ उनको गर्मी जहाँ पे मिलती है वो वहाँ पे ग्रो करती हैं। थोड़ी सी गर्मी होती है ना, तब वो चीज़ों को बहुत जल्दी सड़ा सकती हैं, रॉट कर सकती हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम कोई भी चीज़ फ्रीज़ में, रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, कि उसमें फंगस ना लगे, क्योंकि फंगस जो है वार्म एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए हम अपना जो भी फूड बचता है वो हम फ्रीज़ में रख देते हैं ताकि वहाँ पे फंगस ना लगे। अब इस किंगडम में एक एक्सेप्शन है कि ये किंगडम जो है ये यूनिसेलुलर बिल्कुल भी नहीं है, ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है। लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शन यहाँ पे है कि यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है। देन हाउ इट कुड बी अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर किंगडम, because this particular unicellular has that much capability of as like multicellular have, that's why it is put up in this particular kingdom. और ये जो yeast है ये filamentous भी होती है, ये भी चीज़ है, unicellular होती है, ये तो पता ही है। Now if we talk about the structure, what body consists of yeast, तो long slender thread like structures, that long and slender thread like structure is called hyphae. Okay, तो ये hyphae contain करती है।
ओके। तो जो नेटवर्क्स होते हैं ना हाईवे के, मतलब बहुत सारे हाईवे हैं एक दूसरे से उलझ गए हैं, नहीं एक बंज बन जाता है, उलझ गए हैं तो उसको नेटवर्क बोला गया है। तो उस नेटवर्क को हम माइसीलियम कहेंगे, हालांकि वो है हाईवे ही, लेकिन जब नेटवर्क ऑफ हाईवे बन जाते हैं तो उनको माइसीलियम बोल दिया। नाउ देयर आर सम हाईवे विच आर कंटिन्यूस ट्यूब्स, मतलब नॉर्मल ट्यूब नहीं होते हैं एक सीधे जा रहे हैं, ओके, विच इज़ फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से भरे हुए हैं। दिस टाइप ऑफ हाईवे आर नोन एज कॉइनोसिटिक हाईवे, इनको कॉइनोसिटिक हाईवे कहते हैं। ओके, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं प्लस साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है। तो इनको लेकिन एक चीज़ है कि ये कंटिन्यूस ट्यूब्स हैं, ओके, एक लाइन में जा रहा है, सीधा ट्यूब है, ओके, तो इनको कॉइनोसिटिक हाईवे बोला गया। एंड देयर आर सम अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, दोज हु हैव सेप्टा, मतलब क्रॉस वॉल्स जिन ट्यूब्स में प्रेजेंट होती यही ट्यूब्स हैं भाई, जिनके बारे में भी हमने बात की, कंटिन्यूस ट्यूब्स जिस पे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, होती यही है। लेकिन अगर बीच में क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हो गई हाईवे में, ठीक है, तो उनको कॉइनोसिटिक बोल दिया, ओके। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस जो सेल वॉल होता है फंजाई का आर कंपोज्ड ऑफ, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सेल वॉल है फंजाई का, वो उसमें काइटिन प्रेजेंट है और and polysaccharide also, okay. So this is also important thing, that cell wall of fungi are composed of chitin and a polysaccharide. Most of the fungi are heterotrophs, some of them are saprophytes also, some are parasites also, and some fungi who can live as a symbionts का मतलब होता है ये एक एसोसिएशन होता है कि दो ऑर्गेनिज्म मिल के एक बॉडी बना रहे हैं, कि मतलब कि ये किस लिए होता है कि एक बॉडी इतनी कैपेबल है कि वो फूड बना सकती है और कुछ जो काम नहीं कर सकती है उसके लिए वो दूसरी किसी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो जाती है कि वो ऑर्गेनिज्म उसको वो पर्टिकुलर चीज़ देगा जो कि वो नहीं कर पा रहा है और वो उसको उसके बदले फूड देगा, ठीक है। तो इसको सिम्बायोंट कहते हैं, जो कि एसोसिएशन होता है एल्गे का विद फंजाई, ओके, सॉरी, एल्गे का फंजाई नहीं, सिम्बायोंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये एसोसिएशन होता है, ठीक है। एल्गे जो होता है वो एसोसिएट हो जाता है रूट्स के साथ, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके साथ जब अटैच हो जाता है, सॉरी अगेन, जो एसोसिएशन होता है फंजाई का एल्गे के साथ, तो उस एसोसिएशन को हम लाइकेंस कहते हैं। और अगर फंगस रूट के साथ, जो हायर प्लांट्स के रूट होते हैं उनमें लग जाता है या उनके साथ एसोसिएट हो जाता है, तो उसको हम माइकोराइजा कहते हैं, ओके। ना फंजाई रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, जिसको कि वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाता है। अब they'll do the asexual reproduction is by spores, वो स्पोर्स जो कि स्पेशली asexual reproduction के लिए होते हैं। the name of that spore is conidia or sporangiosspores or zoospores. There are 3 spores we have talked about. अब अगर इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो यहाँ पे oospores, ascospores and basidiospores आर प्रेजेंट। अब जितने भी अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके स्ट्रक्चर्स भी उतने डिफरेंट होंगे, जैसे कि फ्रूटिंग बॉडीज़, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली द सेक्सुअल साइकिल, ओके। जैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करते हैं तो सेक्सुअल साइकिल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि 3 स्टेप्स सिर्फ होते हैं। नाउ द फर्स्ट step is fusion of protoplasm between 2 motile or non-motile gametes called plasmogamy. अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, उन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होगा 2 गैमेट्स के बीच में। वो गैमेट दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं और दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो उन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होगा तो उसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। उस पर्टिकुलर इवेंट को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़, जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म मिक्स होता है, 2 गैमेट्स का एक साथ फ्यूजन होता है साइटोप्लाज्म का। सेकेंड पॉइंट में हम ये देखेंगे कि फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का, उसी पर्टिकुलर सेल का के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, तो उस इवेंट को हम कैरियोगैमी कहते हैं।
अब जैसे कि न्यूक्लियस पहले वाले सेकंड वाले में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस फॉर्म जो फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बन गया ना, कैरियोगैमी जो इवेंट है तो वो जाइगोट ही का था, जाइगोट बन गया। ओके, तो अब थर्ड पॉइंट जो है कि उसमें मियोसिस हो रही है जाइगोट में। ठीक है, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है, पर्टिकुलर न्यूक्लियस अलग अलग डिवीजन कर रहा है, क्योंकि जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ओके, नाउ व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो टू हैप्लॉइड आई एम सेइंग ना, तो हाइफे ऑफ कंपैटिबल मीटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। भाई जब दो हैप्लॉइड हाइफे हैं ऑफ कंपैटिबल, मतलब इतने कंपैटिबल है कि वो मीट कर सके, एक साथ आए और फ्यूज़ कर गए। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनमें फ्यूजन होता है कि दो हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट दे देते हैं डिप्लॉइड सेल। जब वो फ्यूजन करते हैं ना तो इमीडिएटली रिजल्ट दे देते हैं कि डिप्लॉइड सेल बन गया। ओके, उसके बाद कुछ और फंजाइज होते हैं जैसे लाइक एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स, ये कुछ अलग फंजाइज होते हैं जिसमें कि इंटरवेनिंग डायकैरियोटिक स्टेज होती है इन विच n+n, विच इसका मतलब है दो न्यूक्लियाई बनती है एक पर्टिकुलर सेल में, दो न्यूक्लियाई होती हैं। ओके, आकर होती है, तो इस कंडीशन को हम डायकैरियन कहेंगे। ठीक है, डायकैरियन कहेंगे इस कंडीशन को। उसके बाद जो फेज़ ये चल रही होती है, इस फेज़ को हम डायकैरियो फेज़ कहेंगे फंगस का। ओके, अब नाउ जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज़ करेगा और सेल जो है वो डिप्लॉयड हो जाएगा। And fungi form fruiting bodies in which reduction division occur, leading to formation of haploid spores। ठीक है, fruiting bodies बनी, fungi ने बनाई, उसके बाद reduction division हुआ और फिर haploid spores बन गए। ओके, लाइक आई हैव सेड कि बेसिडियोमाइसीड्स और एस्कोमाइसीड्स ये दो टाइप के ऐसे फंगस हैं जैसे कि उनमें पहले दो न्यूक्लियाइज, एक सेल में दो न्यूक्लियाइज बने जब वो फ्यूज़ किए उसके बाद। ठीक है, तो उस कंडीशन को हमने डायकैरियन कहा, उस फेज़ को हमने डायकैरियो फेज़ कहा। भाई फेज़ कह रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए तो चलेगा ना वो। उसके बाद जब भाई ये अलग अलग न्यूक्लियस है ना, एक ही सेल है लेकिन न्यूक्लियस अभी अलग अलग है। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब ये फेज़ ओवर हो जाएगा तब पेरेंटल न्यूक्लियाई, तब ये जो न्यूक्लियस अलग अलग प्रेजेंट हैं ये फ्यूज़ करेंगे और डिप्लॉयड बन जाएंगे। ठीक है, जिसको 2n कहेंगे। ठीक है, अब फंजाई जो है फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाया, यही मैंने अभी बताया लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, जिसमें कि रिडक्शन डिवीजन हुआ, फ्रूटिंग बॉडी बनी, फिर रिडक्शन डिवीजन हुआ, उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर बने। ठीक है, हालांकि हमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही चाहिए, तो कैसे कैसे बन के आ रहा है, डिप्लॉयड हुआ, हैप्लॉइड था, डिप्लॉयड हुआ, फिर हैप्लॉइड हुआ, तो ऐसे करके बन के आ रहा है। ठीक है, अब जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल फीचर होता है। तो जो मॉर्फोलॉजी है, जैसे कि हमने कहा था नेटवर्क ऑफ हाइफे को हमने माइसीलियम बोला था, तो माइसीलियम का जो मॉर्फोलॉजी है वो, और मोड ऑफ स्पोर, जो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रूटिंग बॉडीज़ है, वो एक तरह से बेसिस बना देते हैं डिवीज़न करने का। ठीक है, कि डिवीज़न करें इस किंगडम का अलग अलग क्लासेस में। यही इन्हीं सब डिफरेंट टाइप के फीचर्स की वजह से और कैरेक्टर्स की वजह से हमें इस पर्टिकुलर फंजाई किंगडम को और कैटेगरीज़ में बांटना पड़ा। तो अभी तक हमने जितने भी कैरेक्टर्स देखे इस पर्टिकुलर किंगडम के, अब हम उसके बेसिस पे देखेंगे कि हमने जितने भी कैटेगरीज़ इस किंगडम की बनाई हैं उसमें ये फीचर्स और ये कैरेक्टर्स दिखते हैं कि नहीं। नाउ दिस पर्टिकुलर किंगडम इज़ डिवाइडेड इनटू 4 categories. The name of those 4 categories are Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. Okay, now we are going to talk about the Phycomycetes. As we all know कि जो members होते हैं Phycomycetes के, वो aquatic habitats में मिलते हैं, decaying wood में मिलते हैं, moist जो देखिए फंजाई हैं तो moist places में तो मिलेंगे, इवन डैम प्लेसेस में भी मिलते हैं। और इनमें से कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट के ऊपर, कि उनके पास कोई और चीज़ होती नहीं है मतलब डिपेंड करने के लिए, तो वो उनको प्लांट ही के ऊपर एज अ पैरासाइट रहना ही पड़ेगा, उनको वहीं से फूड मिलेगा, वो और किसी लायक होते ही नहीं है, बस वहीं पे खाना, वहीं पे सब कुछ, वही सब कुछ होता है कि पूरी लाइफ वहीं पे बीत जाती है। ओके,
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉइनोसिटिक, मैंने बताया ना कॉइनोसिटिक हाइफे, जिसमें कि एक लॉन्ग ट्यूब होता है और मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है जो कि फिल होता है वो ट्यूब, कंटिन्यूस ट्यूब मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म से, तो उसको हमने कॉइनोसिटिक हाइफे बोला। और जिन जिन कंटिन्यूस ट्यूब्स में क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है, मतलब सेप्टास प्रेजेंट है, उनको एक कॉइनोसिटिक बोला। ठीक है, तो अब फाइकोमाइसीट्स जो होते हैं वो जो उनका जो माइसीलियम होता है वो ए सेप्टेट होता है और वो कॉइनोसिटिक होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कैरेक्टर तो हमने देख लिया। उसके बाद ये फाइकोमाइसीट्स में है। अब इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज़ूस्पोर्स करते हैं। ज़ूस्पोर्स जैसे कि हम जानते हैं वो मूव कर सकते हैं इधर से उधर, और एप्लानोस्पोर्स करते हैं विच इज़ नॉन मोटाइल। तो ये दो नेम्स लर्न याद रखिएगा, दैट वन इज़ मोटाइल एंड द अनदर वन इज़ नॉन मोटाइल। अब ना रिमेंबर वन थिंग कि जो स्पोर्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने ज़ूस्पोर्स एप्लानोस्पोर्स के बारे में बात की, दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको हम एंडोजीनसली हमने बोला। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइकोमाइसीट्स के जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर। ओके, नाउ ज़ाइगोस्पोर, जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है दैट ज़ाइगोट, तो ज़ाइगोस्पोर इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। जब दो गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं तो ज़ाइगोस्पोर्स बनता है। नाउ दीज गैमीट्स जो दो गैमीट्स मिल के ज़ाइगोस्पोर्स बन रहे हैं, वो दोनों गैमीट्स सिमिलर भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में। अगर वो सिमिलर है मॉर्फोलॉजी में तो उनको हमने आइसोगैमस कहना है, अगर वो डिसिमिलर हैं तो उनको हम एनाइसोगैमस या ऊगैमस भी कह सकते हैं। Some of the common example of these phycomycetes are म्यूकर, एक म्यूकर नेम होता है एक फाइकोमाइसीट का। राइजोपस एक ब्रेड मोल्ड, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था, हालांकि ब्रेड मोल्ड का वो रीज़न नहीं था, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है वो कौन से ऐसे फंजाई की वजह से लगती है, तो वो राइजोपस है जो कि एक फाइकोमाइसीट है। ओके, ये चीज़ तो पता चल गई ना, तो उसकी वजह से फंगस लगती है। नाउ एल्ब्यूगो एक पैरासिटिक फंजाई है जो कि मस्टर्ड में लगता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना कि मस्टर्ड की लीव्स के ऊपर वाइट रस्ट होता है, तो वो रस्ट पॉलेंस नहीं होते हैं, वो फंजाई होते हैं। तो वो पर्टिकुलर कौन सा फंजाई है, एल्ब्यूगो। ओके, now the second fungi is ascomycetes commonly known as sac fungi, इनको sac fungi बोला जाता है। like I have already taught you that कि there is one exception which is yeast, और mostly जितने भी ascomycetes होते हैं they are all are multicellular। example पेनिसिलियम हमने पहले पढ़ा था जो कि एंटीबायोटिक का सोर्स होता है। और प्यूसिनिया विच कॉज वीट रस्ट, ओके, जो कि वीट रस्ट कॉज करता है। तो ये सब चीज़ें मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप रिमेंबर रख सको। ठीक है, तो पेनिसिलियम, और रेयरली जो कि यूनिसेलुलर है उसका नेम है यीस्ट। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि कोई एक ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात नेम बताइए विच इज़ एस्कोमाइसीट, तो नेम ऑफ दैट एस्कोमाइसीट और मल्टी सेलुलर फंजाई इज़ पेनिसिलियम, और एक यूनिसेलुलर का बताइए विच इज़ वेरी रेयर और एक्सेप्शन केस, द नेम ऑफ दैट फंजाई इज़ यीस्ट। ठीक है, जिसको सैकरोमाइसिस भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और कॉप्रोफाइलिस भी होते हैं। कॉप्रोफाइलिस का मतलब होता है जो कि डंक जो होती है किसी की भी और किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसमें ग्रो करते हैं ये। ठीक है, तो ये फंजाई एस्कोमाइसीट्स, ये सब चीज़ें, ये कैरेक्टर्स उनमें पाए जाते हैं। सो हियर जो भाई देखिए, एक चीज़ सब में आपने नोटिस की होगी कि फाइकोमाइसीट्स में भी हमने पढ़ा, अब हम एस्कोमाइसीट्स में भी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है माइसीलियम और हाइफे के स्ट्रक्चर, जो कि कॉइनोसीट्स और एकॉइनोसीट्स के बारे में। ठीक है, अब इस यहाँ पे क्या है, माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। ठीक है, सेप्टेट का मतलब सेप्टा प्रेजेंट है, मतलब एक कॉइनोसीट
पैरासिटिक हैं, और माइसीलियम जो है, जो कि नेटवर्क है हाइफे का, वो ब्रांच्ड है। अब यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर्स, यहाँ पे जैसे कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपको बताएंगे। जैसे हमने फाइकोमाइसीस में बताया कि कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो स्पोर का नेम है वो है कोनिडिया, जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है। और किस में प्रोड्यूस हो रहा है? माइसीलियम, ठीक है। एक स्पेशल माइसीलियम है जिसको हमने कोनिडियोस्पोर्स कहा। ओके, कोनिडियोफोर्स का, सॉरी, कोनिडियोफोर एक स्पेशल माइसीलियम है, ठीक है, जिसके ऊपर जिसके ऊपर कोनिडिया, जो कि एक स्पोर है, वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। दिस हैज़ टू बी रिमेंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम लोग ग्रुप्स के कैटेगरीज़ के बारे में नहीं बात कर रहे थे, तो हमने एक नेम आया था एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स। वैसे ही सेक्सुअल स्पोर्स, इनमें एक पर्टिकुलर सेक्सुअल स्पोर्स है जिसका नेम है एस्कोस्पोर, ओके, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एसी। नाउ ये जो सेक्सुअल स्पोर्स है जिनको एस्कोस्पोर्स बोला, ये मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओके। अब उस बैग जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, उस बैग को हमने एसी बोला। और ये जो एसी हैं, ये बैग को एसी बोला, और ये एसीज जो है वो अरेंज हो रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ में, ओके, जिनको हमने एस्को कार्ब्स बोला, एस्को कार्ब्स, ओके। नाउ ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ये एसीज अरेंज हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी सिर्फ एक ही टाइप की नहीं है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं जिनके ऊपर ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला बैग, ये अरेंज्ड हैं, जिनके अंदर एस्कोस्पोर्स हैं। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज़ को क्या बोला गया, यही फ्रूटिंग बॉडीज़ को क्या बोला गया जिनके ऊपर एसीज हैं। दी फ्रूटिंग बॉडीज़ आर दीज फ्रूटिंग बॉडीज़ आर नोन एज एस्कोकार्ब्स। इनको हमने एस्कोकार्ब्स बोला, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बताया कि एसेक्सुअल स्पोर जो कि एंडोजीनियसली प्रेजेंट है स्पेशल माइसीलियम में, जिस माइसीलियम का नेम है कैनिडियोफोर्स, ठीक है, ये बाहर प्रेजेंट है। और यहीं पे सेक्सुअल स्पोर है जिसमें भी जो है स्पोर है वो अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, सैक के अंदर है, लेकिन उसी एसी के अंदर है, जो कि एसी एक फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, और उस फ्रूटिंग बॉडी को हमने एस्को कार्प बोला, ओके। दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। Now there are some examples are Aspergillus, okay, Claviceps, Neurospora. Neurospora जो होता है बहुत ही एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल के लिए यूज़ किया जाता है, और जेनेटिक वर्क के लिए न्यूरोस्पोरा को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जैसे कि मॉरल्स हो गए और ट्रफल्स हो गए, ये एडिबल हैं और इनको कंसिडर किया जाता है बहुत ही डेलिकेसी से, ठीक है। नाउ Basidiomycetes is the third group of kingdom fungi. Now you all people know very well that mushroom is a fungi, और Basidiomycete का जो मेन जो कॉमन फॉर्म होता है वो है मशरूम, ओके। और ब्रैकेट फंजाई भी होता है और पफ बॉल्स भी होते हैं, ओके। Now Basidiomycetes are also parasite in nature, as they grow in soil, on logs and tree trunks, and even in living plant bodies also. Example, rust and smuts. Now here again we are going to talk about mycelium. जैसे कि हमने mycelium structure के बारे में दोनों कैटेगरीज में पढ़ा है किंगडम फंजाई के, तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि mycelium यहाँ पे भी ब्रांच्ड है, जैसे कि पहले वाले कैटेगरी एस्कोमाइसीड्स में भी ब्रांच था, और यहाँ पे भी वैसा ही है, सेप्टेट है, ओके। नाउ इन दिस कैटेगरी एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं पाए जाते हैं। नाउ लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है या इनमें होता है, विच इज़ बाय फ्रैगमेंटेशन, जो कि बहुत ही कॉमन इनमें होता है। सेक्स ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन
प्लाज्मोगैमी जो कि एक फर्स्ट स्टेप था, जिसमें कि साइटोप्लाज्म जो है सेल का वो फ्यूज़ कर रहा है एक दूसरे के साथ, बट नॉट न्यूक्लियस, सिर्फ प्लाज्मा ही फ्यूज़ कर रहा है सेल का। और जो कि फ्यूजन की वजह से भाई प्लाज्मोगैमी हो रही है, ये तो हम जानते हैं साइटोप्लाज्म के फ्यूजन की वजह से। और दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स जो हैं डिफरेंट स्ट्रेन्स के और जीनोटिपिक के फ्यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्लाज्मोगैमी हो रही है। यहाँ पे कैरियोगैमी नहीं हो रही। कैरियोगैमी जो न्यूक्लियाई फ्यूज़ करता है। ओके, दैट वी नो कि प्लाज्मोगैमी जब होती है देन 2 न्यूक्लियाइज फॉर्म ना, 2 न्यूक्लियाइज बनते हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट प्लाज्मोगैमी के बाद का जो रिज़ल्ट होगा वो डाइकैरियन होगा। ठीक है, डाइकैरियन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ साइटोप्लाज्म ही फ्यूज़ कर रहा है, न्यूक्लियाई फ्यूज़ नहीं कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि अल्टीमेटली एक बेसिडियम बनाता है। ओके, अब वो उसको हमने भाई देखिए, जब प्लाज्मोगैमी हुई डाइकैरियन बना तो उसको हमने बेसिडियम बोला। अब ये बेसिडियम में कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस फ्यूज़ होंगे, दोनों पैरेंट के न्यूक्लियस अब फ्यूज़ होंगे और मियोसिस होगी। ठीक है, इसी बैसिडियम में अब मियोसिस होगी जिसकी वजह से 4 बैसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप तो समझ रहे होंगे, मैं लाइन बाय लाइन बता रही हूँ। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगी, मतलब साइटोप्लाज्म सेल का फ्यूज़ होगा। उसके बाद जब साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, न्यूक्लियस वैसे ही है, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं अभी, जिसकी वजह से जो कि डाइकैरियन बनेगा। डाइकैरियन मतलब 2 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, जिसको हमने बैसिडियम बोला। अब उसके बाद कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी मतलब फ्यूज़ करेंगे दोनों न्यूक्लियाइज। ठीक है, और फिर इन न्यूक्लियाई में ये जो फ्यूज़ न्यूक्लियाई है इसमें मियोसिस होगा बैसिडियम के अंदर। ठीक है, मियोसिस हुआ जिसकी वजह से 4 बैसिडियोस्पोर्स बनेंगे, 4। ओके, अब इसी बैसिडियम में जिस बैसिडियम में 4 बैसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं, इसी में किसके अंदर नहीं बन रहे हैं, ये बाहर एक्सोजीनियसली बन रहे हैं स्पोर्स। ओके, बैसिडियम के ऊपर एक्सोजीनियसली बन रहे हैं। एंड जब मैं एंडोजीनियसली बोलूँगी तो मतलब अंदर बन रहे हैं बैसिडियम के, जब मैं एक्सोजीनियसली बोलूँगी मतलब बाहर बन रहे हैं। ओके, अब जिसके अंदर बैसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं, ओके, उसको हमने बैसिडियम बोला। इसका प्लूरल फॉर्म बैसिडिया होगा। ओके, तो हालांकि है वही। तो अब क्या होगा कि जो बैसिडिया है वो एक फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर अरेंज्ड है। ठीक है, जिसको हमने बैसिडियोकार्प कहा, मतलब बैसिडियोकार्प के ऊपर एक बैसिडियम प्रेजेंट है, जिसको हमने बैसिडिया भी कह सकते हैं। तो बैसिडिया प्रेजेंट है, उसके अंदर उसके ऊपर 4 बैसिडियोस्पोर्स जो हैं फॉर्म्ड हो रहे हैं। ठीक है, और या प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, नाउ सम कॉमन मेंबर आर एगेरिकस विच इज़ मशरूम। मशरूम का एक नेम, साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, उसका नेम है एगेरिकस। उस्टिलागो विच इज़ स्मट, जैसे कि मैंने बताया कि कॉमनली नोन जो बैसिडियोस्पोर्स हैं वो है मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ओके, और प्लस कुछ पैरासाइट्स भी हैं। तो पैरासाइट्स के नेम भी मैंने आपको बताए थे, कुछ बैसिडियोस्पोर्स जो कि पैरासिटिक भी हैं। तो रस्ट और स्मट्स बोला था ना मैंने, तो उस पर्टिकुलर स्मट का नेम है उस्टिलागो। एंड प्यूसिनिया जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि प्यूसिनिया किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वीट रस्ट के लिए कॉज करता है ना वीट रस्ट, तो प्यूसिनिया वो है। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज़ ड्यूट्रोमाइसीड्स। दे आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इनको इम्परफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सिर्फ एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेस ही फंजाई का जाना जाता है, होता है। ठीक है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट बोला जाता है। अगर इनका सेक्सुअल फॉर्म्स इन फंजाइज का डिस्कवर हो गया तो इनको दूसरी जैसे कि क्लासेस हैं उनमें मूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि दोज हु हैव दिस वेजिटेटिव स्टेज एज वेल एज दिस एसेक्सुअल फेज, दे आर ओनली पुट अप इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ दिस किंगडम। लेकिन दोज हु हैव दी सेक्सुअल स्टेज उनको दूसरे क्लास में
पुटअप कर दिया जाएगा क्लास के अंडर। ओके, व्हेन लिंकेज, जब लिंकेज जो है इनका स्टेब्लिश कर दिया जाएगा तो फंजाई को करेक्टली आइडेंटिफाई करके और ड्यूट्रोमाइसीट्स को उनसे हटा दिया जाए। भाई जिनके पास सेक्सुअल स्टेज होगी, जिन भी फंजाई के पास, तो उनको हम ड्यूट्रोमाइसीट्स में क्यों रखेंगे, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा अगर उनको करेक्टली आइडेंटिफाई कर दिया गया तो ही। और अगर जैसे पूछा जाता है कि अगर निकल भी आया ऐसा कोई सेक्सुअल स्टेज इस मेंबर में, तो उनको हम कौन से ऐसे ग्रुप में या क्लास में मूव करेंगे, तो या तो हम उनको एस्कोमाइसीट्स में मूव कर देंगे और या तो बैसिडियोमाइसीट्स में मूव कर देंगे। सो इन ड्यूट्रोमाइसीट्स, जैसे कि हम जानते हैं, ये सिर्फ एसेक्सुअली या वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, और वो एसेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, उन स्पोर्स का नेम है कोनिडिया। और कोनिडिया, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कोनिडिया के बारे में एस्कोमाइसीट्स में, ठीक है, तो वही स्पोर यहाँ पे भी है। नाउ हियर जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है जो बैसिडियोमाइसीट्स में हमने पढ़ा एज वेल एज इन एस्कोमाइसीट्स में। द सम मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसीट्स आर सैप्रोफाइट्स भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। सैप्रोफाइट दैट वी नो दोज फंजाइज हु एब्जॉर्ब द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स, ओके। और तो पैरासाइट्स भी होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे लिव करके दे मेक देयर फूड फ्रॉम देम। means large number of ड्यूट्रोमाइसीट्स आर decomposers होते हैं of litter, okay, and also help in mineral recycling. Some example of means some name of some members of ड्यूट्रोमाइसीट्स are Alternaria, okay, Coledotrichum, Trichoderma. There are three names of ड्यूट्रोमाइसीट्स, okay. Now we are going to talk about the another kingdom, which is kingdom Plantae, which is common of all time, okay. So ये किंगडम बहुत ही ईजी है। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल प्लांट होता है ना, वो सारे इसमें हायर लेवल के जिनको बोला जाता है वो सारे इसमें आते हैं। और नॉर्मल प्लांट जो कि हम देखते हैं कि ग्रीन कलर के होते हैं, वो ग्रीन किस लिए देखते हैं, क्योंकि उनके लीव्स में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट्स वाई दे कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। तो वो इस किंगडम में आते हैं, ओके। कुछ मेंबर्स होते हैं इस पर्टिकुलर किंगडम के, वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, बहुत ही कुछ, ओके, ज़्यादा नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट किंगडम आर फोटोसिंथेटिक, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि नहीं होता है कभी कभी ऐसे केस हो जाते हैं कि कुछ हैं ऐसे एक्सेप्शन केस, तो नेम पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक हैं। तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट और पैरासाइट्स भी बोल सकते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो इंसेक्ट्स को खा के, ओके, तो उससे सर्वाइव करते हैं, ओके। अब पर्टिकुलरली कौन कौन से इंसेक्टिवोर्स प्लांट हैं, ब्लैडरवॉर्ट, ओके, एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, दीज आर दी टू इंसेक्टिवोर्स प्लांट हु आर हेटेरोट्रॉफ, ओके। और कस्क्यूटा एक ऐसा प्लांट है, ओके, जो कि पैरासाइट है, ओके, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे लिव करके और सर्वाइव करता है, तो ये भी एक एग्जांपल है। ना जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनके पास यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम जानते हैं ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है with prominent chloroplast and cell wall which is mainly made up of cellulose। उनका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है। और हम इसके बारे में और भी ज़्यादा यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे फर्दर चैप्टर्स में। प्लांटे जो है उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती हैं, विच इन दिस चैप्टर वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट वेरी एक्सक्लूसिवली, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन little bit a detail I'm going to give you। तो Plantae include algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, जिसके बारे में हम एक पर्टिकुलर चैप्टर है प्लांट का पूरा, उसमें पढ़ेंगे, ओके। नाउ जो लाइफ साइकिल होती है प्लांट की, उसके
टू डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक एंड दी हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक. ओके, दैट अल्टरनेट्स ईच अदर. मतलब जब एक फेस चल रहा होगा तो दूसरा रुका रहेगा. मतलब जैसे कि नहीं, एक फेस चल रहा है, अगर डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक चल रहा है, उसके बाद जब वो फिनिश होगा तब हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक चलेगा. ओके, अल्टरनेट वाइज ये चलते हैं. तो जो लेंथ होते हैं जो इन डिप्लॉयड या हैप्लॉयड फेसेस के, ये डिफरेंट ग्रुप में, मतलब डिफरेंट ग्रुप के प्लांट में डिफरेंटली वेरी करते हैं. अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, उनमें अलग अलग तरह से वेरी करेंगे. ये कभी भी सेम नहीं होते इनकी लेंथ. ठीक है. एंड वन थिंग इज़ मोर कि ये फेसेस या तो किसी फ्री लिविंग होंगे और या तो किसी दूसरे पे डिपेंड भी कर सकते हैं. ये भी हो सकता है कि ये फेस को बढ़ाने के लिए इनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी, जब ये चीज़ मिलेगी तभी ये फेस आगे बढ़ेगा, वरना आगे वाला भी फेस अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा. तो ये भी हो सकता है. और इस फिनोमिना को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ओके, दीज टू फेसेस आर अल्टरनेटिंग टू ईच अदर टू प्रोसीड द फर्दर स्टेजेस. ओके, तो ये चीज़ होती है, तो इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं. और फर्दर डिटेल्स में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इस किंगडम के बारे में. नाउ द अनदर किंगडम इज़ एनिमेलिया. दैट मीन हम जानते हैं कि दिस किंगडम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इसमें एकदम करेक्टली और एकदम हम जानते हैं कि ये हेटेरोट्रॉफिक तो होते ही हैं, जिसमें कि हम भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, और यूकैरियोट्स तो है ही है. ओके, और मल्टी सेलुलर तो है ही हैं, और देयर सेल्स लैक सेल वॉल. लेकिन एक चीज़ होती है जो कि ये है कि इनके सेल में सेल वॉल्स बिल्कुल भी नहीं होती. ये एक ऐसा दिस इज़ द ओनली पर्टिकुलर किंगडम इन विच सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट. ठीक है, सेल वॉल्स नहीं प्रेजेंट होता. And the member of this kingdom is directly or indirectly depend on plant for food, and that we know very well कि they digest their food in an internal cavity में अपना food store क्या कहते हैं, डाइजेस्ट किया एंड स्टोर इट इन रिजर्व इट. ओके, एज ग्लाइकोजन और फैट. ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में ये अपने फूड को स्टोर भी कर सकते हैं. ये एक ऐसे टाइप की ऐसे टाइप के किंगडम से बिलोंग करते हैं. सो देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ होलोजोइक. हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे टेक फूड, they do ingestion of food. Okay, by ingestion of food they take their nutrition, and we know that they follow a definite growth pattern. इनका एक जो growth pattern होता है वो बहुत ही definite होता है, and they will grow into an adults. Okay, which have a definite shape and size. जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनका शेप और साइज़ एक डिफाइनाइट वे में ये ग्रो भी करते हैं, और एक पैटर्न भी इनका बहुत ही डिफाइनाइट होता है ना. इस पर्टिकुलर किंगडम में जो हायर मेंबर्स होते हैं, ओके, वो क्या शो करते हैं, हायर फॉर्म्स जो हैं इस पर्टिकुलर किंगडम के, वो एलैबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म शो करते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, और ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं इस किंगडम के वो लोकोमोशन भी कर सकते हैं. नाउ इन देम जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है इज़ बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल और फीमेल. ओके, उन दोनों का कॉपुलेशन होता है विच इज़ फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. ठीक है, जब इन दोनों में कॉपुलेशन होता है तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है. ओके, नाउ साइलेंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन. नाउ इस किंगडम को भी, इस पर्टिकुलर किंगडम को हम बहुत ही एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे इन चैप्टर 4, और दिस इज़ आई हैव गिवन वेरी ब्रीफ इंट्रो अबाउट दिस किंगडम. Now, the next thing we are going to talk about is viruses, viroids and lichens. अब ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे. तो जितने भी किंगडम अभी तक हमने पढ़े हैं जो कि विटेकर ने दिए हैं, इनमें कोई भी किंगडम में हमने ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स या लाइकेंस के बारे में हमने नहीं पढ़ा. कोई भी मेंशन नहीं किया गया है इन पांचों किंगडम में. ठीक है, but I'm going to give you a brief introduction of all three of them. ठीक है,
जितने भी हम सब ने एक ना एक बार सफ़र किया होगा एक इल इफ़ेक्ट से ऑफ कॉमन कोल्ड ओके। जो कॉमन कोल्ड हमारे होता है और या फ्लू कह सकते हैं, वो किसकी वजह से होता है? वो वायरस का इफ़ेक्ट होता है जो कि हमारे ऊपर होता है। मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर वो एक पर्टिकुलर वायरस चला जाता है, उसकी वजह से ये कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है। Viruses did not find any place in classification since they are not truly living, क्योंकि इनको living नहीं माना गया. That's why they didn't get any place in such kingdoms. Okay. If you try to understand the viruses, like those organisms who have the cell structure which is well developed cell structure, तो हम ये देखेंगे कि that viruses are non cellular organism. ठीक है, जैसे कि अगर हम कंपेयर करें दूसरे ऑर्गेनिज्म दोज हु हैव सेल स्ट्रक्चर्स इन देम, तो उनसे अगर हम कंपेयर करें तो सेल वायरसेस के पास सेल दे आर नॉट सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें सेल्स तो होता ही नहीं है. दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. एंड इनको कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है? कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इनको एकदम अलग बनाता है और ऑर्गेनिज्म से? सो इनके पास एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल. Once they infect the cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves. Okay? तो जो मशीनरी होती है होस्ट सेल की, उस पर ये कमांड कर लेते हैं ताकि ये अपने आप को उसी मशीनरी के थ्रू रेप्लिकेट कर सकें एंड कम्प्लीटली किल दी होस्ट. सो इससे क्या पता चलता है कि वायरसेस लिविंग हैं कि नहीं है? जैसे कि अभी हमने देखा कि ये नॉन सेलुलर होते हैं, बट इनके पास एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो कि लिविंग सेल के ऊपर होता है. ये भी चीज़ है. तो दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं. तो इससे आप बता सकते हो कि ये लिविंग है कि नहीं है. सो द नेम विच इज़ द नेम वायरस, इसका मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. ओके. This name was given by Pasteur DJ Ivanovsky, Pasteur DJ Ivanovsky in 1892. And he also recognized certain microbes as causal organisms of the mosaic disease of tobacco. So there is a tobacco mosaic virus. अब हम टोबैको मोज़ैक पर्टिकुलर वायरस की बात करते हैं जो कि टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता है. ठीक है, वो वायरस जो कि टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं कि दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर. जब ये आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी मशीनरी है उसमें अगर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लगा दिया गया तो उसके थ्रू जो बैक्टीरिया से मतलब छोटे हैं या बैक्टीरियाज हैं वो सब पास हो जाएंगे. ठीक है, वो सब वहीं रुक जाएंगे. बैक्टीरिया से बड़े जितने भी हैं बैक्टीरिया है तो वो फिल्टर उसको क्रॉस नहीं करने देगा. लेकिन ये एक ऐसे वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास होकर नीचे चले जाते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं. M.W. Beijerinck in 1898 he demonstrated that if we see the infected plant of tobacco और अगर हम उससे एक्सट्रैक्ट लें, ओके, that extract could cause infection in healthy plant also. और उसको हम क्या कहेंगे? That fluid is contagium vivum fluidum. ओके, इनका कहने का मतलब है कि जो टोबैको प्लांट है विच इज़ इन्फेक्टेड, इफ़ वी टेक आउट सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट इन्फेक्टेड प्लांट, दैट एक्सट्रैक्ट कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट ऑल्सो. और उसको हमने कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम का कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड. ओके. Now, W.M. Stanley in 1935 showed that viruses could be crystallized, okay? And crystals consist largely of protein. जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो वायरसेस हैं नॉन सेलुलर तो होते ही हैं और इनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी है. ओके, वैसे ही वायरसेस जो है वो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं और क्रिस्टल जो है वो प्रोटीन्स कंटेन करता है बहुत सारे. ओके.
एंड दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। मतलब जब ये होस्ट सेल के बाहर होते हैं तो ये इनर्ट होते हैं, इनएक्टिवेटेड होते हैं। ये जब बॉडी के अंदर पहुंचते हैं तभी ये एक्टिवेटेड होते हैं, तभी इनका ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और जो क्रिस्टल्स और मतलब तभी ये एक्टिवेट होते हैं क्रिस्टल्स वगैरह। ओके, और ये जो वायरसेस होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। मतलब जब ये किसी होस्ट बॉडी के मतलब होस्ट सेल से ही ये अपना पे ही सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब अगर इनको सर्वाइव करना है तो ये किसी न किसी ऑर्गेनिज्म पे ही के बॉडी से ही पे ही सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक इफ़ इट लाइक इन एडिशन टू प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन की बात करें कि इनमें प्रोटीन्स भी हैं, तो वायरसेस जो है इन जेनेटिक मटेरियल्स भी कंटेन करते हैं। दैट कुड बी ईदर आरएनए और अ डीएनए। तो वो डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। नो वायरसेस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए, दोनों चीज़ें कोई भी नहीं कंटेन करता है। अ वायरसेस इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्टिव। तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, वायरसेस न्यूक्लियर प्रोटीन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिमेंबर इट। एंड इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो वो वायरसेस जो कि प्लांट को पर्टिकुलर इन्फेक्ट करती हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एंड दोज वायरसेस हु इन्फेक्ट द एनिमल्स हैव ईदर सिंगल और अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। उनके पास या तो सिंगल ही होता है आरएनए, तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब प्लांट को इन्फेक्ट करना है तो सिर्फ उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होगा। अब जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, ठीक है, और बैक्टीरियल वायरसेस भी कहते हैं। ओके, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और ये यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। अब जैसे कि हमने प्लांट के बारे में बात की कि उसमें तो सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए है, और एनिमल्स में सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा क्यों पर्टिकुलरली बोला गया है कि दोज वायरस हु इन्फेक्ट देम हैव ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। नाउ जो प्रोटीन कोट होता है जिसको हमने कैप्सिड बोला, वो बहुत सारे वेरी स्मॉल सब यूनिट्स से मिलके बना है, और उन सब यूनिट्स को हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। ठीक है, जो कैप्सोमियर्स से ये कैप्सिड बना है, ये जो प्रोटीन कोड है वो बना है। ओके, विच प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट, मतलब जो आरएनए या डीएनए उस पर्टिकुलर वायरस के अंदर है। नाउ दीज कैप्सोमियर्स, ये जो कैप्सोमियर्स हैं जिनको हमने स्मॉल सब यूनिट्स कहा, ये अरेंज्ड हो रहे हैं हेलिकल्स में और पॉलीहेड्रल, ओके, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज हो रहे हैं। वायरसेस कॉज डिजीज़ लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। जो वायरसेस होते हैं इस टाइप के डिजीज़ेस कॉज करते हैं। एड्स जो है ह्यूमंस में इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। एड्स भी वायरस की वजह से कॉज होता है, ठीक है, विच इज़ वेरी डेडली डिजीज़। जितनी भी डिजीज़ हमने पढ़ी है, जो कि प्लांट के बारे में अभी हमने पढ़ा, एक टोबैको मोज़ैक वायरस, ओके, और एड्स अभी हमने ह्यूमन के लिए पढ़ा, दोनों बहुत ही फैटल हैं। इन प्लांट्स दी सिम्टम्स कैन बी मोज़ैक फॉर्मेशन, जो होता है, और लीफ, जो कि देखिए वो प्लांट में जिसमें कि मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, तो कौन कौन से सिम्टम्स प्लांट शो करते हैं? उनकी लीफ रोल हो जाती है, कर्ल हो जाती है और येलो पड़ने लगती है, एंड वेन्स क्लियरिंग, ओके, dwarfing and stunted growth. Okay, so these are the symptoms just because of the virus. Now the second thing, we have talked about the viruses. Now the turn came of viroids. In 1971, T.O. Diner discovered a new infectious agent दैट वॉज स्मॉलर देन वायरसेस। सोचिए कितना डेंजरस है ये कि वायरसेस तो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉल थे, लेकिन वायरॉइड्स तो वायरसेस से भी ज़्यादा स्मॉल हो गए। इट इज़ वेरी वेरी इन्फेक्टियस। नाउ दीज वायरॉइड्स कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए
नाउ ये इनके पास फ्री आरएनए होता है एंड दे डोंट हैव दैट प्रोटीन कोड विच इज़ फाउंड इन वायरसेस. That's why they are different from viruses. Now the molecular weight of the RNA of the viroid was low. Now the second thing is lichens. As we have already read about it, that lichens is the symbiotic association. लाइकेन जो होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, दैट इज़ म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन एल्गे एंड फंजाई. हमने पहले फंजाई में किंगडम में पहले बात की है ना कि जब फंजाई और एंड एल्गे गेट एसोसिएटेड विद ईच अदर, तो एक अलग स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लाइकेन कहते हैं. नाउ अब हम अगर इस एल्गे को और इस फंजाई को अलग अलग करें, हालांकि जब एक कर रहे हैं तो लाइकेन बन रहा है, अब हम जो एक होने वाले हैं इनको हम अगर हम अलग अलग करें तो एल्गे कंपोनेंट को हम कहेंगे फाइकोबायंट एंड फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Like we know algae component which is phycobiont which is autotrophic. भाई algae है तो autotrophic. उसके बाद the fungal component which is mycobiont is heterotrophic. Okay, algae prepare food for fungi. Algae जो जब when they both get associated with each other, तो algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. Okay, so in a coordinated way they perform the different functions for each other. Their association is so close, that means you can't differentiate among them. If you see the lichen in nature, you would never imagine that they had two different organisms within them. Okay, so you can't differentiate among them. And lichens are also known as a pollution indicator. They are very good pollution indicator कि they do not grow in polluted area, so you can easily demonstrate or easily know able to know that there is population, that's why they can't able to grow over here. So that's it guys, and here the chapter ends. And just study hard and listen it carefully whatever I have said in this chapter. So I'll try my more best as compared to this. So thank you for watching this video.